जय हिंद दोस्तों। आ गया हूं मैं आपके लिए एक बहुत ही नई सीरीज लेके। इस पूरी सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी का बहुत ही सिंपल तरीके से एनालिसिस करेंगे। तो आज मैं आया हूं सबसे पहले आपके लिए क्लास 10th की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का एनालिसिस लेके। इस फर्स्ट चैप्टर को अपन लोग दो लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, सही बात है कि नहीं बात है? तो चैप्टर का नाम क्या है? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब सुनो, देखो यार, बहुत सारे लोग क्या होता है, मजबूरी में पड़ते हैं। ठीक है, कि भाई चलो झेल रहे हैं, कट रही जिंदगी, हम ये बन जाएंगे, हम ये कर लेंगे, फिर उसके बाद खुश रहेंगे। ठीक है, नहीं, पहले खुश रहो, फिर पढ़ाई करो, सब कुछ हो जाएगा, है ना। ये बन के वो बन के, ये पाके वो पाके, ये अचीव करके वो अचीव करके इतने नंबर आ जाएंगे, इतना परसेंट आ जाएगा, फिर खुश रहेंगे? नहीं, अगर खुश रहोगे तो वो मिलेगा। सही बात है, अगर खुश रहोगे तो पढ़ पाओगे। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, बिल्कुल आपको कुछ चीजों से सीखना चाहिए। ठीक है, ये बाबर की एक ऑटोबायोग्राफी थी, तुजुके बाबरी। उसमें उसने पता क्या कहा था? उसमें उसने कहा था, लाइफ इज अ वॉर, लाइफ इज अ वॉर। अभी अगर हम समझने की कोशिश करें कि यार उसने क्यों कहा, बहुत सही कहा उसने। पता है, हम लोग क्या सोचते हैं अपने आसपास, यार लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। स्ट्रगल एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, ठीक है, तो हमको ना अपने आसपास के सर्कमस्टांसेस को और मतलब बुरी कंडीशन से निकलने की हमें मतलब उतनी शक्ति नहीं मिलती। ठीक है, बाबर ने क्या बोला? लाइफ इज अ वॉर। वॉर एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, तो उसको आप एक पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, उससे लड़ने की हमें शक्ति मिलती है। ठीक है, तो उस सेंस में अगर आप रहें, उस सेंस में अपने आप आगे जो आपके चैलेंजेस आपको मिल रहे हैं, उस सेंस में अगर आप उन्हें फेस करें, पहली चीज आप खुश रहें, तो आप अपने एम की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये जो आज का लेक्चर है, ये सभी एनडीए वाले बच्चों के लिए, सीडीएस वाले बच्चों के लिए, और जो बच्चे क्लास 10 में हैं, क्योंकि अभी क्लास 10 का चल रहा है, तो उनके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को देखकर स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, दो पार्ट में चैप्टर को डिवाइड किया गया। ठीक है, पहला सिर्फ रिसोर्स के बारे में पढ़ाया गया है, फिर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया गया है, प्लानिंग के बारे में पढ़ाया गया है, और स्पेसिफिकली क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है मैं सिर्फ उसी का एनालिसिस करूंगा अभी। ठीक है, और बाद में इसमें लैंड रिसोर्स के ऊपर डील किया गया है। ठीक है, सही बात है। अब देखिए, दिक्कत ये है कि एनसीईआरटी, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी का एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, देखिए, अब जितने भी कॉम्पिटिटिव आपके एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी कराए, चाहे कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन कराए, अब वो आपके फैक्चुअल डाटा पे फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपने कितनी बुक पढ़ी है, आपको बुक के अंदर कितनी नॉलेज है। ठीक है, सही बात है कि नहीं बात है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ड समझते हैं कि जो ये वर्ड है रिसोर्स, इसका मतलब क्या है। क्या बोला मैंने? बोलो यार, ये जो वर्ड है रिसोर्स, इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारे आसपास मैंने बिल्कुल एक मैप बना रखा है। ठीक है, आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, बाद में मैं अपने उसके ऊपर एक्सप्लेन करूंगा। हमारे आसपास जो भी चीजें होती हैं, हमारे आसपास एवरीथिंग, ठीक है, जिसको हम यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ को सिंपल बनाने के लिए या सुविधाएं पाने के लिए, उन सबको हम बोलते हैं रिसोर्स। ठीक है, बोलो यार, सही बात है कि नहीं बात है? अगर मैं आपको उसकी प्रॉपर डेफिनेशन दूं, तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो बहुत ही सिंपल है। थिंग्स अवेलेबल इन द एनवायरमेंट, थिंग्स अवेलेबल इन द एनवायरमेंट which can be used to satisfy our need, which can be used to satisfy our need are known as resources। लेकिन उसके पीछे कंडीशन है, वो रिसोर्स तब कहलाएगा जब वो टेक्निकली फीजिबल हो, यानी कि हम उसे टेक्निकली अचीव कर सकते हो, हमारे को इकोनॉमिकली सस्ता पड़ता है। ठीक है, हमें सस्ता पड़े, क्योंकि जो चीज हमें महंगी पड़ती है, ठीक है, हम उसे, मान लो मैं बहुत गरीब हूँ, ठीक है, और मैं सोना खरीद ही नहीं सकता, तो सोना क्या मेरे लिए रिसोर्स है? नहीं, मैं उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो उसको मैं यूज कैसे करूंगा? भाई, जिस चीज को भले वो और किसी के लिए रिसोर्स हो, बट वो मेरे लिए तो रिसोर्स नहीं ना, क्योंकि मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो टेक्निकली फीजिबल भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और भी चीजों को समझते हैं, तो आपको रिसोर्स समझ आ गई। अब देखिए, जब भी कभी रिसोर्स को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये जो ट्राइंगल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक इंटरेक्टिव नेचर को दिखाता है कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। देखिए, हमारा नेचर हमें बहुत सारे रिसोर्स देता है, समझने की बात है कि नहीं है? हमारा नेचर हमें बहुत सारे रिसोर्स देता है, लेकिन जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी, जब तक हमारे पास टेक्निक नहीं होगी, तब तक हम उन रिसोर्स को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जमीन में पता नहीं कितने फीट नीचे आयरन दबा हुआ है, आयरन की ओर दबी हुई है। अगर हमारे पास ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो क्या हम उन रिसोर्स को निकाल पाते? कभी नहीं निकाल पाते, पहली चीज। साथ में टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें इंस्टीट्यूशन भी सेटअप करने पड़ते हैं। अब आप बोलोगे इंस्टीट्यूशन क्यों सेटअप करने पड़ते हैं? भाई देखो, आज देखो, बहुत सिंपल बात है। बहुत साल पहले हम लोग एक फोन यूज करते थे जिसकी मेमोरी 4 GB होती थी, फिर बड़ी 8 GB हुई, फिर 128 GB हुई, और अब तो इवन साले 512 GB के भी फोन आने लग गए हैं। ठीक है, तो आपको इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, कि भाई साहब, हमें नेचर के साथ हमें टेक्नोलॉजी चाहिए इंटरेक्ट करने के लिए, साथ में हम लोग इंस्टीट्यूशन बनाते हैं ताकि हमारी जो रिसोर्स यूज करने की जो ग्रोथ है, हम उसे एक्सेलरेट कर सकें।
ठीक है, मतलब सोसाइटी के वेलबींग के लिए। बट अब वो ह्यूमन बींग्स ने उसको गलत सेंस में लेना स्टार्ट कर दिया है, तो वो अलग चीज है। ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। तो होप करता हूं कि ये इंटरेक्टिव रिलेशन आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, ह्यूमन नेचर से रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सुटेबल टेक्नोलॉजी एंड दे यूज इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर ग्रोथ, ताकि क्या है, रिसोर्सेज की जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से बढ़े और ह्यूमन को जो मतलब जो लाइफ है वो काफी एक सोफिस्टिकेटेड और काफी इजी लाइफ हो जाए। ठीक है, वेल बीइंग वेल इक्विप्ड लाइफ हो जाए। ठीक है, पहली बात बोल रहा है, समझ आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अपन लोग इस ट्रायंगल को यहां से अभी के लिए मिटा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, अब समझने करते हैं अपन लोग टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखो, हमारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बेसिकली 4 टाइप के होते हैं और ये हमने डिवाइड किए गए हैं अलग अलग कैटेगरी में। सबसे पहली कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, देन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप एंड डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट वाले की यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, आपको समझा दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन के बेसिस पे। अपने ओरिजिन के बेसिस पे 2 टाइप के रिसोर्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है बायोटिक, पहला क्या होता है, बायोटिक रिसोर्सेज, और दूसरा होता है एबायोटिक रिसोर्सेज। तो बच्चे छोटे से बच्चे सब पढ़ के आए थे। ठीक है, इस चैप्टर में आगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। बायोटिक वो होते हैं जिनके अंदर लाइफ होती है, जिनको हमने बायोस्फीयर से ओरिजिनेट किया, जैसे फ्लोरा एंड फौना। बोलो यार, जैसे फ्लोरा एंड फौना हो गई, अपनी बायोस्फीयर हो गई। ठीक है, मतलब इनसे जो भी रिसोर्स हम यहाँ से इक्विप्ड करेंगे, ठीक है, वो किसके अंदर आएंगे, बायोटिक के अंदर आएंगे। ठीक है, बोलो यार, जैसे भूख लगी चिकन फाड़ दिया, फाड़ा है ना, हाँ, जैसे भूख लगी चिकन फाड़ दिया, क्या है, बायोटिक रिसोर्स है। भूख लगी सब्जी खा दी, बायोटिक रिसोर्स है। सही बात है कि नहीं बात है। ठीक है, अब बात करते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज की। एबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, जो कैसे होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, जैसे कि आपके रॉक्स, आपके मेटल। अरे भाई, हमको ऑयल मिलता है ना, पेट्रोलियम, इतना पेट्रोलियम मिलता है, इतना हमको मेटल्स मिलते हैं, मेटल्स हम यूज करते हैं, वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, भले ही खाने के लिए यूज नहीं कर रहे, किसी और पर्पस के लिए तो यूज कर रहे हैं, यूज तो कर रहे हैं, हमारे लाइफ को तो इजी बना रहे हैं वो, तो वो भी हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। ठीक है, तो बायोटिक एबायोटिक उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये भी समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब क्या होता है, सुनो, बायोटिक एबायोटिक के बाद अपन लोग बात करते हैं रिसोर्सेज की सेकंड कैटेगरी पे। ये है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, खत्म होना। क्या होना, खत्म होना। ठीक है, यानी कि अपने आप को रिप्रोड्यूस ना कर पाना। मतलब भाई, ये जो मेरा फ्यूल था ये तो एग्जॉस्टिबल हो गया, ये तो खत्म हो गया। ठीक है, ये अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे अपन लोगों ने 2 टाइप के रिसोर्स बनाए हुए हैं। सबसे पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कौन सा है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और सेकंड है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एक बात आपको बता दूं कि जो आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है उसको अपन लोग रिप्लेनिशेबल रिसोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन लोग, रिप्लेनिशेबल रिसोर्स। ठीक है, ये भी इसको कहते हैं। अब सुनो, ये है क्या, ओ तुम खेलो मत भाई यहाँ पर। ठीक है, और सुनो, साथ से बैठ के पढ़ लो यार कुछ। ठीक है, अरे बातें बना रहे हैं। अब सुनो, पढ़ लो कुछ, ये मैगजीन पढ़ ले, देख मैगजीन पर चित्र देख ले मैगजीन में। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। जो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिन्यूएबल समझने की कोशिश करना। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं which can be reproduced or renewed with the help of, पहला केमिकल, दूसरा फिजिकल, तीसरा मैकेनिकल। मतलब मेरे पास कोई सामान आया, मैंने उस पर या तो कोई केमिकल प्रोसेस लगाया, या मैंने उस पर फिजिकल प्रोसेस लगाया, या मैंने उस पर मैकेनिकल प्रोसेस लगाया। इन तीनों प्रोसेस की वजह से या किसी भी एक भी प्रोसेस की वजह से अगर मैं इसको दोबारा रीयूज कर सकता हूं तो ये कैसा रिसोर्स बन गया, रिन्यूएबल रिसोर्स बन गया। तो क्या क्या याद रखना आपको, केमिकल, फिजिकल और मैकेनिकल। बिल्कुल सिंपल एनसीईआरटी का एनालिसिस करा रहा हूं। ठीक है, एक एक वर्ड पकड़ के चल रहा हूं। ठीक है, सही आ गया। इसके बाद हमने रिन्यूएबल को और 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है कंटिन्यूअस फ्लो और एक होता है नॉन कंटिन्यूअस फ्लो। कंटिन्यूअस फ्लो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जैसे हम लोगों की विंड है। ठीक है, विंड कंटिन्यूअसली फ्लो करती रहती है। ठीक है, हमारा वाटर कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहता है। तो वो सब हमारे किस में आ गए, कंटिन्यूअस फ्लो में। और एक आते हैं नॉन कंटिन्यूअस फ्लो में। ठीक है, जो होते तो रिन्यूएबल हैं, अपने आप रिन्यू करते हैं टाइम के साथ। ठीक है, जैसे हमारा फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गई, लेकिन ये मूव नहीं करते एकदम, मतलब कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं करते। ठीक है, तो हमने 2 कैटेगरी हमने ये भी डिवाइड की हुई है, इसकी सब कैटेगरी है रिन्यूएबल की। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो जिनके फॉर्मेशन में बहुत लंबा टाइम लगता है, जैसे आपके कोल्स हो गए, मिनरल्स हो गए। ठीक है, जिनके फॉर्मेशन में ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, सबके फॉसिल फ्यूल हो गए। ठीक है, क्या होते हैं फॉसिल फ्यूल, द डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर बरीड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो कभी मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ अगो बरीड हो गए और फिर वो रिसोर्स बन के हम लोग अपन लोग उन लोगों को यूज करते हैं, वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम, जियोलॉजिकल ये अर्थ से ड्रिवन है, अर्थ के अंदर बनते हैं ये भी। ठीक है, तो आपने एग्जॉस्टिबिलिटी डाला, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं अपन लोग ओनरशिप के ऊपर। ठीक है, डेवलपमेंट वाला मैंने यहाँ लिखा है, ये ओनरशिप के 4 टाइप है। ठीक है, डेवलपमेंट वाला मैंने जो 4th कैटेगरी है वो मैंने वहां लिखी हुई है। ठीक है, अभी ये ओनरशिप के ऊपर है। देखिए, हमारे ओनरशिप के ऊपर, हमारे जो ओनरशिप के ऊपर है वो रिसोर्सेज हमारे 4 टाइप से डिवाइड है। सबसे पहला रिसोर्स इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज जैसे
अरे मेरी बाइक, मेरी कार, मेरा प्लॉट, मेरा घर, जिसमें हम बोलते हैं मेरा, ठीक है, वो कैसा हो गया, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। बहुत इजी है। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज वो होते हैं जिन पे पूरी कम्युनिटी का राइट होता है, जिन पे पूरी कम्युनिटी का अधिकार होता है। जैसे पार्क, तुम नहीं बोल सकते मेरा आपका पार्क है, ये मेरा पार्क है, नहीं, वो पार्क किसका है, सबका है। पार्क हो गया, पॉन्ड हो गया, ठीक है, और भी ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो हमारी पूरी कम्युनिटी के, जैसे ओपन मार्केट हो गए, मार्केट हमारी पूरी कम्युनिटी के होते हैं, वो किसी एक इंडिविजुअल के नहीं होते, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल रिसोर्सेज की, क्या होता है। देखिए नेशनल रिसोर्स क्या क्या, पूरे कंट्री का जितना वाटर रिसोर्स है, फॉरेस्ट रिसोर्स है, वो सब किसके पास जाता है, नेशनल के पास। अब इसमें एक बात समझनी जरूरी है, और तो और मैं आपको एक बात बताऊं, नेशनल रिसोर्स के अंदर सब कुछ आता है। जो आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है ना, वो भी देश का है। अगर देश को उसकी जरूरत है, ठीक है, अगर अथॉरिटीज को लगता है कि सोसाइटी के वेलबींग के लिए जो आपका रिसोर्स है हम उसको यूज कर सकते हैं, तो वो आपके रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। मतलब हर एक इंडिविजुअल का, हर एक कम्युनिटी का जो रिसोर्स है वो भी कहीं ना कहीं देश का रिसोर्स है, वो भी नेशनल रिसोर्स है। तो उसे अगर गवर्नमेंट को लगता है, मान लो आपने देखा होगा कहीं पर हाईवे जाते हैं ना हाईवे, तो लोग क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट क्या करती है, वो जो किसान अपनी जमीन लेती है, अर्बन अर्बन जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं, उनसे वो लोग कांटेक्ट करते हैं, और कांटेक्ट करने के बाद ट्रेसिंग व्रेसिंग करके उनको उतना ही कंपनसेशन देते हैं और उनकी जो वो ले लेते हैं। तो आप कभी नहीं कह सकते कि इंडिविजुअल रिसोर्स हाँ भाई मेरा ही है, ठीक है, वो डिपेंड करता है समय के ऊपर, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि भाई सोसाइटी के वेलबींग के लिए इंडिविजुअल को हम लोग यूज कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट उसे कभी भी एक्वायर कर सकती है, बट हाँ, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू उतना ही अमाउंट में कंपनसेशन आपको दे देगी, ठीक है। अब बात नेचुरल रिसोर्स हो जाए, नेशनल रिसोर्स में हमारा ओशन भी आता है, ठीक है। जैसे हमारा लगभग 12.5 नॉटिकल माइल जो हमारे कोस्ट है ना, 12.5 नॉटिकल माइल मतलब 22.2 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, कितना, जैसे मान लो हमारा कोस्टल रीजन है, यहाँ से 22.2 किलोमीटर जितना भी ये बाउंड्री आता है, जितना भी ये ओशन आता है, ये हमारा नेशनल रिसोर्स है। मतलब अगर इसमें किसी भी कंट्री की शिप आती है, तो हम उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग या क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि भाई साहब आप हमारे एरिया में क्या कर रहे हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा 22.2 किलोमीटर क्या है, ये हमारा रिसोर्स है, ठीक है। ये नेशनल रिसोर्स है 22.2 किलोमीटर, याद रखना, ठीक है। नॉटिकल माइल्स में भी कभी कभी पूछ देते हैं इसको, ठीक है। सही बात है कि नहीं बात है। उसके बाद हमारा जो लास्ट टाइप ऑफ रिसोर्स है वो होता है इंटरनेशनल रिसोर्स। देखिए इंटरनेशनल रिसोर्स वो होते हैं जिनको कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कंट्रोल करते हैं। जैसे मैं कुछ सुनाने की कोशिश करता हूँ, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है सी में, उसके आसपास का जो 200 नॉटिकल माइल का जो पूरा रेडियस है, जो 200 नॉटिकल माइल का जो रेडियस है, वो पूरा का पूरा एक ओपन स्पेस है, फ्री स्पेस है, ठीक है, ठीक है। जो पूरा उसके आसपास का जो पूरा 200 किलोमीटर का जो 200 नॉटिकल माइल का जो रेडियस है पूरा का पूरा, वो एक ओपन स्पेस है। मतलब उसमें कोई भी कंट्री बिना बिना इन इंटरनेशनल अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन के परमिशन के कुछ कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकती। तो वो कैसा हो गया, वो हो गया इंटरनेशनल रिसोर्स। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ओनरशिप के बेसिस पे भी रिसोर्स समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब अपन लोग बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ कैटेगरी, ठीक है, और वो है हमारे डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट के बेसिस पे हमारा जो फोर्थ कैटेगरी थी वो थी हमारी डेवलपमेंट, ठीक है। हमारे डेवलपमेंट के केस में सबसे पहला केस जो होता है वो होते हैं हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज। कौन से होते हैं बोलो, पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। अब जानते हैं पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं। देखिए पोटेंशियल रिसोर्स वो होते हैं, पोटेंशियल मतलब अंदर ताकत तो है, कैपेबिलिटी तो है, बट कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कुछ कोई भी दिक्कत है उसे कर नहीं पा रहे हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं अपन लोग पोटेंशियल रिसोर्सेज। मतलब जैसे मान लो कि पोटेंशियल रिसोर्स वो होते हैं, जैसे मान लो वो रिसोर्सेज जो किसी एरिया में मिले तो हैं बट हम उन्हें यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। जैसे आप सभी को पता होगा राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, इनके पास ट्रिमेंडस अमाउंट में सोलर एनर्जी, ठीक है, और विंड एनर्जी अवेलेबल है, बट स्टिल हम इन लोगों को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो हमको पता है कि इनके अंदर पोटेंशियल तो है बट हम इन्हें यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो इनको बोलते हैं अपन लोग पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सेकंड है हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेज, ठीक है। अब समझते हैं ये डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखिए डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होते हैं, मैंने कुछ करता हूं आपको, डेवलप्ड रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे मान लो किसी स्टेट में रिसोर्स मिले, ठीक है, सर्वे करने वाली टीम आई, उन्होंने उसको सर्वे किया, ठीक है, उन्होंने उसका एनालिसिस किया, उन्होंने देखा हाँ भाई जो ये रिसोर्स है ना ये पूरी तरह से क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज सर्वे में खड़ा उतरता है। इसका मतलब इसको हम प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ बढ़िया है, इसको चेक कर लिया है, ठीक है। और उसका जो डेवलपमेंट है अब वो डिपेंड करेगा टेक्नोलॉजी के ऊपर। मतलब हमारे पास कितनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हम उसे कितना डेवलप करें उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से, तो उसको अपन लोग बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। मतलब जिनको पूरी तरह से सर्वे कर दिया गया है, क्वांटिटेटिवली क्वालिटेटिवली प्रॉपरली चेक कर दिया गया है, बस उनकी जो ग्रोथ है वो अब डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है। हमको जितनी टेक्नोलॉजी मिलेगी उतना हम उनको ग्रो करते जाएंगे। सही बात है कि नहीं बात है, ठीक है। आपका जो
एक और थर्ड टाइप आता है स्टॉक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टॉक रिसोर्सेज ये क्या होते हैं? देखिए स्टॉक रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास इन रिसोर्सेज को एक्सेस करने की प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास बहुत सारा रिसोर्स पड़ा हुआ है बट मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं, मैं उसे कैसे एक्सेस करूं? जैसे ही मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, ठीक है। हम सबको पता है H2O, H2O माने वाटर, और वाटर को अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूं, जैसे हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? वाटर और O2 मिलेगा, सॉरी H2 और O2 मिलेगा। H2 जो है हाइड्रोजन, इट इज अ वेरी क्लीन फ्यूल, ये आपको पता होगा, ठीक है। बट क्या आप मुझे बताना, बट क्या आप कभी भी वाटर से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी अभी तक जानते हो? अभी तक तो नहीं जानते ना। इसका मतलब अभी के लिए क्या बन गया? स्टॉक। अगर फ्यूचर में टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है देन इट कुड बी अ डेवलप्ड रिसोर्स, लेकिन अभी के लिए क्या है? स्टॉक है। सही बात है कि नहीं बात है? बोलो यार, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, ये तो हुई बहुत ही बेसिक बात, ठीक है, समझ आ गया। लास्ट टाइप आपका जो रिसोर्स होता है उसको अपन लोग बोलते हैं रिजर्व। उससे अपन लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व, ठीक है। रिजर्व जो होते हैं दे आर बेसिकली सबसेट ऑफ स्टॉक। ये स्टॉक का ही एक छोटा सा पार्ट होते हैं, आप मान सकते हैं। हाँ, लेकिन रिजर्व में खास बात है, रिजर्व में आपको एक खास बात जाननी पड़ेगी। रिजर्व को यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। रिजर्व को यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है, रिजर्व को यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन हम उन्हें फिर भी बिल्कुल कंट्रोल वे में यूज करते हैं और ना के बराबर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फ्यूचर जनरेशन की भी चिंता है। तो रिजर्व वो होते हैं जिनको एक्सेस करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है बट दे आर बीइंग लेफ्ट अनयूज्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशन। उनको अपन लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ते हैं। सही बात है कि नहीं बात है? तो आपको टाइप ऑफ रिसोर्स समझ आ रहा है यहाँ पर? बोलो यार, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, बट धरती ने हमको रिसोर्सेज दिए, अर्थ ने हमको रिसोर्स दिए, पर इंसान इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, कि उनको प्रॉपर तरीके से यूज करे। तो हुआ क्या? कुछ दिक्कतें हुई। जानते हैं क्या दिक्कतें हुई? सबसे पहली दिक्कत, हमको पता ही है रिसोर्सेज बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज होने स्टार्ट हो गए। इनडिस्क्रिमिनेट कहने का मतलब है जितने नहीं होने थे उससे ज्यादा यूज होने लग गए। जिसके पास जितना जाना चाहिए था उसके पास उससे ज्यादा चले गया, जिसके पास ज्यादा जाना चाहिए था उसके पास कम गया, ठीक है। मतलब इम्बैलेंस हो गया। समझने की कोशिश कीजिए मेरी बात को, अगर मैंने आगे पीछे बोल दिया तो। अब देखिए, तो क्या प्रॉब्लम हुई इस इम्बैलेंस से? मतलब समझने की कोशिश करते हैं। ओए नहीं, मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि भाई प्रॉब्लम्स ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स से क्या प्रॉब्लम अराइज हो गई अपने आसपास में? अगर आप सोचे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम नजर आ जाएंगी। सबसे पहली प्रॉब्लम, डिप्लीशन फ्रॉम ग्रीड। यार एक बात बताओ, कोई कुछ रिसोर्स तो हमने देखा ऐसे थे, मैंने आपको पढ़ाया, जिनको बनने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आजकल इंसान इतना ग्रीडी हो चुका है कि उसने रिसोर्सेज की जो एक्सप्लॉयटेशन रेट है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है। और जो रिसोर्स फॉर्म हो रहे हैं वो उतनी स्पीड से फॉर्म नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो रिसोर्स कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं? डिप्लीट हो रहे हैं हमारे, ठीक है। और गांधी जी ने इसको लेकर स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड, ठीक है। जरूरत के लिए बहुत कुछ है बट लालच के लिए कभी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और अभी रिसेंटली अर्थ डे मनाया गया था, उसकी थीम आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या थीम थी उसकी? 22 अप्रैल को मनाया था ना, क्या थी थीम? क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। चलिए, सबसे पहला डिप्लीशन फॉर ग्रीड, मतलब जितने आदमी लालची होता जा रहा है उतने हमारे रिसोर्सेज क्या होते जा रहे हैं? डिप्लीट होते जा रहे हैं, होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। एक्यूमुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड्स। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा ज्यादा जमा हो जाना, ठीक है। जैसे मान लो मुझे रिसोर्स चाहिए थे 1 kg, या मुझे कोई भी चीज चाहिए थी कुछ फ्यू अमाउंट में, ठीक है, और मैंने उसको बहुत ज्यादा एक्वायर कर लिया ताकि अपने फ्यूचर को मैं ज्यादा सेव कर सकूं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। अब एक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड्स का मतलब क्या है? कुछ लोगों के पास तो इतने रिसोर्स जमा हो गए हैं उनकी जरूरत से ज्यादा, लेकिन कुछ लोगों के पास, उनके पास 2 टाइम की रोटी भी नहीं है, मतलब उनके पास इतने रिसोर्स भी नहीं है कि वो 2 टाइम की रोटी खा सकें, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसने सोसाइटी को डिवाइड कर दिए हैं। इसको बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं इसको? सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो रिसोर्सेज की वजह से सिर्फ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ही नहीं होती, ठीक है, कि डिप्लीशन हो रहा है, ये इम्बैलेंस हो गया, ये रिसोर्सेज की वजह से अगर ढंग से यूज न किया जाए तो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है। जैसे देखो उसने सोसाइटी में दो दो स्टेटस क्रिएट कर दिए, एक पुअर का और एक रिच का। पुअर कौन है? जिसके पास बिल्कुल भी रिसोर्स नहीं है, और रिच कौन है? जिसके पास एक्यूमुलेशन हो गया है। तो इसी को बोलते हैं एक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड्स, ठीक है। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा सोसाइटी डिवाइड हो गई है किसमें? एक तो पुअर में और एक किसमें? रिच में। आपको समझना पड़ेगा। और थर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या इसने क्या पूरा का पूरा क्या कर दिया? ग्लोबल इकोलॉजिकल इश्यूज आ गए हैं बहुत सारे, ठीक है, रिसोर्सेज को बिल्कुल गलत तरीके से यूज करने पे। जैसे आप लोगों को पता होगा ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत ही बर्निंग इशू है और इसको लेके तो रिसेंट टाइम पे भी काफी सारी इंटरनेशनल समिट होती रहती है, ठीक है। कार्बन क्रेडिट इसी का एक पार्ट है जिसको लोग पढ़ते हैं, ठीक है।
सही बात है कि नहीं बात है, बोलो। तो ये आपको समझ आ रहा है, बहुत ही बेसिक। ठीक है, अब क्या हुआ, जब हमें लगा यार रिसोर्सेज इस तरह से यूज हो रहे हैं, तो उन्हें लगा भाई कुछ तो कुछ करना चाहिए इसके लिए। तो भाई रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी चाहिए। क्या होती है रिसोर्स प्लानिंग, कैसे इन्हें कंजर्व करते हैं, वो सब अभी आएगा। तो इसी बीच क्या हुआ, रियो डी जेनेरियो में 1992 में, ठीक है, एक पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई। पहली इंटरनेशनल क्या हुई, अर्थ समिट हुई, जिसमें ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा स्टेट्स के हेड थे, ठीक है। और उन लोगों ने आपस में कुछ चीजों पे मतलब स्टैंड लिया। वो स्टैंड क्या थे, पहला इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, दूसरा सोशियो इकोनॉमिक। सोशियो इकोनॉमिक क्या होता है मैंने आप लोगों को अभी बताया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन आप सभी लोग जानते हो। तो इन दोनों को लेके उन्होंने कुछ मतलब स्टेप्स लेने की कोशिश करी, ठीक है, कि भाई जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसे कैसे रोका जाए। तो इसको लेके उन लोगों ने एक एजेंडा पास किया, एक एजेंडा बनाया, और उस एजेंडा का नाम था एजेंडा 21। क्या नाम था उसका, एजेंडा 21। अब बात करते हैं कि ये एजेंडा 21 क्या होता है। आपको याद रहेगा रियो डी जेनेरो के बारे में, ठीक है। ये एक बार मीटिंग दोबारा हो चुकी है, 2020 में होगी, शायद 2019 में हो गई, दोबारा होगी, देखना इसको आप, ठीक है। अब बात करते हैं एजेंडा 21 क्या है, ठीक है, ये भी समझाऊंगा बॉक्स में क्या है, तो आपको रियो डी जेनेरो बात थोड़ी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो जब ये लोग, इन्होंने एजेंडा 21 बनाया, तो एजेंडा 21 बनाने के पीछे इनका मेन मकसद था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज ना हो, उसके लिए कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन होता है, अगर आप इसे समझने की कोशिश करें, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि भाई साहब रिसोर्सेज को, आई रिपीट भाई साहब, रिसोर्सेज को इस तरीके से डेवलप किया जाए, रिसोर्सेज को इस तरीके से डेवलप किया जाए कि इन्वायरमेंट को कोई भी लॉस ना हो, कोई भी डैमेज ना हो। सही बात है, किस तरह से डेवलप करना है, रिसोर्सेज की डेवलपमेंट इस तरीके से हो कि इन्वायरमेंट को कोई भी लॉस, कोई भी डैमेज ना हो, पहली चीज। और आप रिसोर्सेज इस तरीके से यूज करो कि आपको फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखना है, मतलब अपनी जरूरत तो पूरी हो जाए, साथ में आपको फ्यूचर का भी ख्याल रखना है। मतलब रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के टाइम पे एक तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, और रिसोर्सेज के यूज के टाइम पे अपनी नीड और फ्यूचर जनरेशन की नीड, ये दो बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एजेंडा 21, ये तो इसका मेन एम था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस, ये इसका मेन एम था। अब बात करते हैं कि इसने किन चीजों को कॉम्बैट किया, मतलब किस चीज से ये फाइट करने के लिए बनाया गया था। सबसे पहला इन्वायरमेंटल डैमेज, पता ही बोलना, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सब चीजें, ठीक है, क्लाइमेट चेंज आ रहा है। पॉवर्टी, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, पॉवर्टी क्यों हो रहा है। पॉवर्टी आपको पता है पॉवर्टी क्यों हो रही थी, क्योंकि सोसाइटी में डिविडेंड नहीं गए थे, ठीक है, मतलब अमीर गरीब हो गया था। और जब अमीर गरीब हो जाएगा और गरीब को रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, तो उसको न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं बीमार होने की उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए ये क्या क्या फिर इसने डिजीज से भी इसको कॉम्बैट करना पड़ा। तो ये इसके कॉम्बैटिंग रूल बन गए थे 3-4, ठीक है, सही बात है कि नहीं है। तो और एजेंडा 21 का एक और मकसद था, एजेंडा 21 के अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटीज ने बोल दिया हर एक गवर्नमेंट को कि आप अपने लिए अपने लेवल पे एजेंडा 21 डिसाइड करो कि आपके यहाँ और मेजर मेजर प्रॉब्लम्स क्या है। तो हमने ग्लोबली प्रॉब्लम बता दी, ठीक है। हो सकता है किसी कंट्री में पॉवर्टी प्रॉब्लम ना हो, बट इन्वायरमेंटल डैमेज प्रॉब्लम हो, तो उनको अपने हिसाब से एजेंडा 21 को अपने लोकल लेवल पे मॉडिफाई करना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं बात है। अरे भाई मान लो मेरे यहाँ कोई बीमारी नहीं है, तो मेरे लिए इस बात का सेंस थोड़ी रहेगा, फिर वो तो ग्लोबली बोल दिया गया, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं तो है ना प्रॉब्लम। मान लो मेरे यहाँ डिजीज नहीं है, पॉवर्टी नहीं है, सिर्फ इन्वायरमेंटल डैमेज है, तो मेरे एजेंडा 21 के अंदर मेन रोल कौन प्ले करेगा, इन्वायरमेंटल डैमेज। तो इस तरह से उन्होंने ये बोला लोकल अथॉरिटीज को कि आप भाई अपने हिसाब से इनको मॉडिफाई कर सकते हो। सही बात है कि नहीं बात है, ठीक है, बता दो। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने आना चाहिए, जैसा मैंने बोला भाई रिसोर्स बहुत गलत तरीके से यूज हो रहे हैं, इनवेस्टमेंट हो रहे हैं, तो इनको इससे बचाने के लिए क्या किया जाए। इसको बचाने के लिए एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है, उसका नाम है रिसोर्स प्लानिंग। मतलब रिसोर्स को एक प्लानिंग के तहत यूज किया जाए, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि वैसे रिसोर्स प्लानिंग की इंडिया में जरूरत क्या है, रिसोर्स प्लानिंग की इंडिया में जरूरत क्या है, व्हाई इन इंडिया। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग क्या कर रहा है। अभी देखो यार, इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है, अपनी कंट्री ऐसी कंट्री है जिसमें क्या होता है कि भाई साहब जो लोग हैं ना अपनी कंट्री में, क्या है जो सॉरी जो स्टेट्स हैं वो बहुत ही अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के मतलब है कि कहने का मतलब यार आप नॉर्थ ईस्ट है, उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन बिल्कुल अलग है। आप झारखंड से देखो, आप उत्तराखंड देख लो, आप हिमाचल देख लो, जे.एंड.के देख लो, नीचे आप साउथ देख लो, तो सबकी जो, और राजस्थान देख लो, गुजरात देख लो, सबकी जो कंडीशन है, सर्कमस्टांसेस है ना, वो अलग अलग है। जैसे मैं आपको समझाऊं, ठीक है, कि जैसे अपना अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, हमारे अरुणाचल प्रदेश में रेनफॉल काफी अच्छा होता है, वाटर रिसोर्सेज अबंडेंस में है, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं है। हमारा लद्दाख है वो टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन वहाँ कनेक्टिविटी इशू है, ठीक है, सही बात है कि नहीं। अब हमारा देखो, हमारे ऐसे ऐसे हमारे बहुत सारे वो हैं, ठीक है, जैसे हमारा झारखंड हो गया, वहाँ आयरन और मिनरल काफी अच्छा है, लेकिन वहाँ टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा नहीं है। तो हमारे क्या है कि हमारे जो रिसोर्सेज है ना वो बटे हुए हैं। जैसे हमारा राजस्थान है, अपने राजस्थान में क्या है, ठीक है, अपना विंड रिसोर्सेज, सोलर रिसोर्सेज बिल्कुल रांची के उधर है, ठीक है, लेकिन वाटर रिसोर्सेज नहीं है।
तो हमारे किसी जगह पे रिसोर्स काफी अच्छे हैं और किसी जगह पे कोई रिसोर्स अच्छा है, किसी जगह पे कोई अच्छा है। तो इन चीजों को मैनेज करने के लिए हम लोगों को रिसोर्स प्लानिंग यूज करनी पड़ती है। क्या यूज करनी पड़ती है? रिसोर्स प्लानिंग। आपको समझ आया कि इंडिया जैसी कंट्री के अंदर रिसोर्स प्लानिंग क्यों यूज करनी पड़ती है? क्योंकि हमारे यहाँ बटे हुए हैं रिसोर्सेज, ठीक है, किसी के पास कोई रिसोर्स है, किसी के पास कोई रिसोर्स है, तो हमको उनको प्रॉपर्ली प्लान करके यूज करना पड़ता है, ठीक है। सही बात है कि नहीं? बात है, मिटा दूं? बोलो। ठीक है, अब बात करते हैं अगली चीज, रिसोर्स प्लानिंग। ये किस ये रिसोर्स प्लानिंग होती है, ये क्या इंक्लूड करती है, मतलब किससे बनती है रिसोर्स प्लानिंग? देखिए, रिसोर्स प्लानिंग के 3 स्टेप हैं किसी भी नेशन के अंदर, ठीक है। अब मैं तो अपनी कंट्री का बता रहा हूं। सबसे पहला स्टेप जो होता है रिसोर्स प्लानिंग का, वो होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी। जैसे सबसे पहले आपको रिसोर्स पहचानना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, उसकी इन्वेंशन करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? ठीक है भाई, वहां रिसोर्स मिल गया, वहां आयरन की ओर मिल गई, आप पहले जाओगे, सेटअप लेके, टीम लेके पहुंचोगे, आप वहां एनालिसिस करोगे, देखोगे कि हाँ भाई ये यूज करने लायक है भी या नहीं है, आप उसकी क्वांटिटी चेक करोगे, क्वालिटी चेक करोगे, असेसमेंट करोगे, करोगे ना। तो सबसे पहला क्या हो गया? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी, इन्वेंशन, उसमें कुछ इन्वेंशन करेंगे, देखेंगे, ठीक है। सेकंड क्या होता है? इवॉल्विंग स्ट्रक्चर्स, प्लानिंग, टेक्नोलॉजी, स्किल एंड डेवलपमेंट। बहुत सही चीज है ये, ठीक है। सेकंड क्या करना है? जैसे मान लो मेरे को रिसोर्स मिल गया, तो उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, प्रॉपर से लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे स्ट्रक्चर्स डेवलप करने पड़ेंगे, मुझे टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी। याद करो मैंने आपको समझाया था, टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी, इंस्टीट्यूट आने पड़ेंगे। मान लो मुझे कोई ऐसा रिसोर्स मिल गया जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं है, ठीक है, तो पहले मुझे लोगों को सिखाना पड़ेगा, मुझे लोगों को स्किल्स देनी पड़ेगी कि भाई इस रिसोर्स को किस तरीके से डील करें। आप गोल्ड को आयरन की तरह डील नहीं कर सकते और आयरन को गोल्ड की तरह डील नहीं कर सकते। दोनों को डील करने के लिए आपको अलग अलग स्किल चाहिए। सुनार की स्किल अलग होती है और लोहार की स्किल अलग होती है। तो डिपेंड करता है रिसोर्स के ऊपर, उसके हिसाब से आपको अपना स्किल सेट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और वो स्किल सेट चेंज करने के लिए रिसोर्स के डेवलपमेंट प्लान बनते हैं। जैसे मान लो मुझे कोई रिसोर्स मिला, तो उस रिसोर्स की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए पूरा का पूरा प्लान बनेगा। भाई ऐसे हम यहाँ सेटअप करेंगे इंस्टीट्यूट, हम यहाँ इसके लिए वाली स्किल लगाएंगे, हम ये वाली स्किल लगाएंगे। मैंने आपको भी समझाया ना गोल्ड आयरन का, बिल्कुल सेम उस तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए पूरे के पूरे डेवलपमेंट प्लान बनते हैं, उनको बोलते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। सही बात है कि नहीं बात है? ठीक है, तो दो बात आपको समझ आ गई, आइडेंटिफिकेशन, इन्वेंटरी और इवॉल्विंग स्ट्रक्चर्स, प्लानिंग, टेक्नोलॉजी, स्किल्स। आप इस तरह से लिखना, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। नोट्स आपके ही ऐसे ही बनते हुए चलेंगे, ठीक है, समझते हुए चले चीजों को, जो मैं बोल रहा हूँ उनके नोट्स भी बनाते हुए चलना, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी अगली लास्ट पॉइंट की। लास्ट पॉइंट है मैचिंग आरडीपी विद एनडीपी। अब ये क्या है मैचिंग? आरडीपी क्या है? रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद एनडीपी, नेशन डेवलपमेंट प्लान। अरे भाई, ऐसा क्या फायदा किसी रिसोर्स को डेवलप करके अगर आपका देश डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है कि पैसा मांग ले सरकार से, भाई रिसोर्स डेवलप कर रहे हैं और वहां देश घाटे में जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप रिसोर्स इस तरीके से डेवलप करेंगे कि रिसोर्स डेवलप होने के साथ साथ आपका नेशन भी डेवलप करे, मतलब दोनों प्लान आपके साथ में चले, वो मैच करें एक दूसरे को, ठीक है। और इंडिया में जो 5 स्टार्ट हुए थे इकोनॉमिक, 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान से स्टार्ट हुए थे, वो इसी तरह से स्टार्ट हुए थे। उन सबका यही बेसिक एम था कि भाई रिसोर्स डेवलप तो हो ही हो, साथ में नेशन डेवलपमेंट भी हो। सही बात है कि नहीं बात है? ठीक है। अब मैं देखो, एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, हम लोग आपसे रिसोर्स रिसोर्स की बात कर रहे हैं, क्या किसी के पास सिर्फ रिसोर्स होना काफी है? भाई तेरे पास रिसोर्स है, ठीक है, तेरे पास बुक्स है, ले बुक्स है तेरे पास, उधार के तेरे को बुक्स दे दी, काफी है? बुक्स पढ़नी नहीं आती, कोई फायदा है? नहीं है। इसका मतलब सिर्फ रिसोर्स होना ही काफी नहीं है, मतलब रिसोर्स होना आपको अमीर नहीं बना सकता, ठीक है। आपको उस रिसोर्स को यूज करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको स्किल्स चाहिए, ठीक है, आपका एक एम होना चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए, तभी आप कहीं पहुंच पाओगे, वरना आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे, घूमते रह जाओगे माया जाल। सही बात है कि नहीं बात है? ठीक है। तो ओनली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज नॉट नेसेसरी एंड इज नॉट इनफ, ठीक है। जैसे आपको पता है पंजाब हरियाणा क्या रिसोर्स है इनके पास? बस इरिगेशन करते हैं, बट वेल काफी इकोनॉमिकली इक्विप्ड है, ठीक है, काफी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है। झारखंड भर के रिसोर्सेज के पास, ठीक है, आयरन की पूरी पूरी ओवर है, कितने मिनरल्स है इसके पास, ठीक है, कोल है, लेकिन फिर भी ये इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेट में थोड़ा पीछे लैग करता है। आप लोग समझ पा रहे हैं? तो रिसोर्स होने का ये मतलब नहीं कि चीजें प्रॉपर्ली ग्रोथ हो जाए, ठीक है। लास्ट टॉपिक आता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। ये तो बहुत बेसिक टॉपिक है, ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग जैसा ही है, ठीक है, कि भाई हमें जो है रिसोर्स, हमारी जो सोसाइटी है उसका एक वाइटल रोल है, वाइटल हिस्सा है, ठीक है। बिना रिसोर्स के अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते, तो हमें रिसोर्स को कहीं ना कहीं कंजर्व करना पड़ेगा, ठीक है, अपनी खुद की नीड के लिए और फ्यूचर जनरेशन की नीड के लिए। और गांधी जी ने इस स्टेटमेंट भी दिया है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको पूरा समझ आया होगा। जो आप लोगों के लिए नेक्स्ट में लेक्चर लेके आऊंगा, उसमें आप लोगों को समझाऊंगा एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट, यानी कि लैंड रिसोर्सेज। उसमें हम लोग पूरे लैंड रिसोर्स पढ़ेंगे, इंडिया में कितना माउंटेन का परसेंट है, कितना प्लेन का है, कितना प्लेट्यू का है, किस तरह से लैंड खराब हो रही है, कौन सी किस टाइप की लैंड होती है, सॉइल्स के टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर मैं आप लोगों को, उससे पहले आप लोगों को मैं एक दो बहुत ही
सिंपल क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों से पूछता हूँ और आप लोग उनको पक्का ट्राई करना, ठीक है। देखिए बिल्कुल एमसीक्यू टाइप के हैं और आप उन्हें आराम से बड़े इजीली कर सकते हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ क्वेश्चन, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। आयरन ओर एक किस टाइप का आयरन रिसोर्स है? फर्स्ट रिन्यूएबल, रिन्यूएबल आयरन रिन्यूएबल है? नहीं। सेकंड फ्लो, फ्लो करता है? नहीं। थर्ड बायोटिक, लाइफ है इसके अंदर? नहीं। फोर्थ नॉन रिन्यूएबल, यस नॉन रिन्यूएबल इज करेक्ट एंड आपको सब पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स टाइडल एनर्जी कैन बी पुट। टाइडल एनर्जी समझते हो, समुद्र में टाइड उठते हैं ना ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एंड मून, उसकी वजह से टाइड्स आते हैं। तो उन वो टाइड्स जो है वो किस टाइप की एनर्जी है? फर्स्ट रिप्लेनिशेबल, रिन्यूएबल, यस बिल्कुल सही, यही सही है, रिप्लेनिशेबल ही रिन्यूएबल है, यही सही है, ठीक है। अपने आप वो प्रोसेस के तहत दोबारा रिन्यू होती रहती है, एबायोटिक नहीं है, ह्यूमन मेड नहीं है, नॉन साइक्लेबल नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, ये रिप्लेनिशेबल है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर वैसे क्वेश्चन भी, व्हाट आर द बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, गिव टू एग्जांपल्स, ठीक है। आप इस तरह से भी इनको कर सकते हो, ठीक है। हाउ, देखो ये एक और बढ़िया क्वेश्चन है, हाउ हैव द टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा इसने। इसने पूछा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होने के साथ साथ इंसान ने रिसोर्स यूज करना स्टार्ट कर दिए। अरे सही बात तो है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, अरे यार आज से पहले यार मान लो नेट का जो जीबी है ना, जीबी जो हम मेमोरी यूज करते हैं, नेट जो हम यूज करते हैं वो एक रिसोर्स है यार। आज से पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, नेट बहुत स्लो चलता था, अपन लोग कितना 1 जीबी 3 जीबी में पूरा महीना काट देते थे। अभी क्या हुआ, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, हाई स्पीड इंटरनेट आ गया, दिन में 2 जीबी 3 जीबी उड़ा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी आने से कंजप्शन बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया आप लोगों बच्चों के लेवल पे, ठीक है। आप इसे कहीं भी चीज से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, पैसा आ गया, ठीक है, पैसा आ गया तो छप्पक रिसोर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब पूरा मिसयूज कर रहे हैं रिसोर्स का, आधा यूज कर रहे हैं आधा फेंक रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे आप खुद से एनालाइज करके बहुत बढ़िया मस्त आंसर लिख सकते हैं। सही बात है कि नहीं बात है। तो मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें आप लोगों को लेके आऊंगा लैंड रिसोर्सेज। तब तक के लिए जय हिंद।